ये सोचना कितना अजीब लगता है ना कि एक ताज़ी पकी हुई पाव रोटी मतलब ब्रेड जिसकी महक किसी को भी अच्छी लग सकती है, वो किसी देश का पूरा इतिहास बदल सकती है। हाँ बिल्कुल, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। मतलब जरा कल्पना कीजिए कि क्या हो अगर उसी एक रोटी की कीमत अचानक से दोगुनी हो जाए, फिर तिगुनी हो जाए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो एक आम इंसान की पहुंच से इतनी दूर हो जाए कि सड़कों पर लिटरली उसके लिए हिंसक लड़ाइयां शुरू हो जाएं। और वो भी एक ऐसे समय में जब देश के राजा का शाही खजाना पूरी तरह से खाली पड़ा हो। वही तो, सतह से देखने पर किसी को भी लगेगा कि यार ये तो कोई सामान्य आर्थिक संकट या महंगाई का दौर है, लेकिन असल में ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये दुनिया की सबसे बड़ी और हिंसक क्रांतियों में से एक का नुस्खा था। एकदम सही कहा आपने। ये एक ऐसा भयानक वैचारिक और सामाजिक धमाका था जिसने सदियों पुरानी एक पूरी व्यवस्था को ही जड़ से उखाड़ फेंका। जी। यह एक ऐसा समय था जब रोटियों की कमी और बुनियादी जरूरतों के लिए तरसते लोगों के गुस्से ने दुनिया के सबसे ताकतवर राज मुकुटों को मतलब सीधे मिट्टी में मिला दिया। तो आज के हमारे इस गहराई भरे विश्लेषण में हम फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों, पत्रों और पाठ्य सामग्री को टटोल रहे हैं। हमारा मिशन यहाँ बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल। हमें ये समझना है कि कैसे समाज के सबसे निचले और शोषित तबके के भयानक गुस्से, कुछ दार्शनिकों की बिल्कुल नई कल्पनाओं और एक दिवालिया हो चुके राजतंत्र ने मिलकर आधुनिक विश्व के उन सिद्धांतों को जन्म दिया जिन सिद्धांतों को आज हम बहुत सामान्य मानते हैं, जैसे स्वतंत्रता और समानता के विचार। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सिर्फ तारीखों या घटनाओं की कोई नीरस सूची ना पढ़े। मेरा मतलब है, हम असल में ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर वे कौन से गहरे कारण थे जो एक के बाद एक जुड़ते चले गए। बिल्कुल। हम उन तंत्रों और व्यवस्थाओं को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने एक आम इंसान को, एक मजबूर इंसान को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, चलिए इसके हर पहलू को खोल कर देखते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1774 के फ्रांस से। एक 20 साल का नौजवान राजा लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। जी, लुई द 16th। हाँ, उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से होती है, लेकिन उसे विरासत में जो साम्राज्य मिलता है उसका खजाना बिल्कुल खाली है। अब एक आम धारणा ये होती है कि भाई राजा है तो उसके पास अकूत दौलत तो होगी ही, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट थी। खाली खजाना किसी भी शासक के लिए एक बहुत बुरा सपना होता है, और लुई 16वें के लिए तो ये एक बहुत बड़ी और वास्तविक समस्या थी। देखिए, इसके पीछे कई कारण थे। एक तो लंबे समय तक चलने वाले युद्धों ने फ्रांस के वित्तीय संसाधनों को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, और उसके ऊपर वर्साए के उस विशाल और भव्य महल की शानो शौकत, शाही दरबार के रखरखाव और फिजूल खर्ची का एक अलग ही भारी आर्थिक बोझ था। और इसी बीच राजा लुई 16वें ने एक और बड़ा कदम उठाया जिसने आग में घी का काम कर दिया। उसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को उनके साझा दुश्मन ब्रिटेन से आजाद कराने में सैन्य और आर्थिक मदद कर दी। हाँ, जो कि आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ी भूल थी। बिल्कुल। इस युद्ध की वजह से फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे, जो उस समय की फ्रांसीसी मुद्रा थी, उसका अतिरिक्त भारी कर्ज चढ़ गया, जबकि 2 अरब लिब्रे का कर्ज तो उन पर पहले से ही था। यानी कुल कर्ज 12 अरब लिब्रे के पार पहुंच गया। जी, और तो और जिन कर्जदाताओं ने राज्य को पैसा दिया था वे अब 10% ब्याज मांगने लगे थे। मतलब अगर इसे आज के संदर्भ में समझे तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई स्टार्टअप कंपनी अपने लग्जरी ऑफिस और भव्य पार्टियों में सारा पैसा उड़ा दे। सही कहा। और जब कंपनी पूरी तरह कर्ज में डूब जाए और उसका सारा रेवेन्यू सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में जाने लगे, तो वो सबसे कम वेतन पाने वाले इंटर्न से कहे कि भाई तुम अपनी जेब से कंपनी का सारा कर्ज चुकाओ। ये एनालॉजी काफी हद तक स्थिति को स्पष्ट करती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। एक आधुनिक स्टार्टअप में शोषित इंटर्न के पास कम से कम ये विकल्प तो होता है कि वो नौकरी छोड़कर चला जाए। हाँ, ये तो है। लेकिन 18वीं सदी के फ्रांस में सबसे निचले तबके का इंसान उस व्यवस्था से बाहर निकल ही नहीं सकता था। वो उस जमीन और उस सामाजिक ढांचे से बंधा हुआ था। उस समय फ्रांस का समाज 3 हिस्सों यानी एस्टेट्स में बटा हुआ था। पहला एस्टेट पादरी वर्ग का था, दूसरा कुलीन वर्ग का, और तीसरे स्टेज में बेचारी आम जनता आती थी। इस तीसरे एस्टेट में किसान, मजदूर,
कारीगर, छोटे व्यवसायी और कुछ पढ़े लिखे वकील शामिल थे। जी। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो है टैक्स या कर का क्रूर गणित। फ्रांस की पूरी आबादी का 90% हिस्सा किसानों का था, लेकिन 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के कुछ बहुत अमीर लोगों का कब्जा था। मतलब जमीन किसानों की नहीं थी? बिल्कुल नहीं। पहले 2 एस्टेट्स यानी पादरी और कुलीन को तो जन्म से ही राज्य को दिए जाने वाले टैक्स से पूरी तरह छूट मिली हुई थी। राज्य को चलाने का सारा आर्थिक बोझ सिर्फ और सिर्फ तीसरे एस्टेट की पीठ पर डाल दिया गया था। और ये बोझ कोई छोटा मोटा नहीं था। हमारे स्रोतों से इसे गहराई से समझना जरूरी है। चर्च किसानों से टाइद नाम का एक धार्मिक कर वसूलता था। ये किसान की कुल कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता था। बाप रे। हाँ, जब किसी के पास बमुश्किल अपना पेट भरने भर का अनाज हो, तब उसमें से 10वां हिस्सा मुफ्त में दे देना एक बहुत बड़ी मार होती थी। इसके अलावा सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर भी था, जिसे टाइल कहते थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नमक और तंबाकू जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर भी अप्रत्यक्ष कर लगा हुआ था। यानी ये गरीब मजदूर जितनी बार नमक खरीदता, वो राज्य का खजाना भर रहा होता था, जबकि महल में बैठा कुलीन व्यक्ति 1 पाई भी टैक्स नहीं देता था। कितना अन्यायपूर्ण है। और फिर इस पूरी दर्दनाक व्यवस्था के ऊपर से आता है जीविका संकट। स्रोतों के अनुसार 1715 में फ्रांस की आबादी 2.3 करोड़ थी, जो 1789 तक बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। तो आबादी बढ़ी तो जाहिर है अनाज की मांग भी तेजी से बढ़ी होगी। बिल्कुल बढ़ी, लेकिन कृषि उत्पादन उस रफ्तार से बिल्कुल नहीं बढ़ पाया। नतीजा ये हुआ कि पाव रोटी की कीमतें अचानक आसमान छूने लगीं। जो कारखानों में काम करने वाले मजदूर थे, उनकी मजदूरी कारखाने के मालिक तय करते थे, और वो मजदूरी महंगाई के हिसाब से बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी। यानी समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत चौड़ी और खतरनाक हो गई थी। हाँ, इस स्थिति को हमें इस तरह देखना चाहिए कि फ्रांसीसी मजदूर के भोजन का मुख्य हिस्सा ही पाव रोटी थी। वो दिन भर में कई पाउंड रोटी खाता था। जब उसकी कीमत दोगुनी हो जाए और वेतन वहीं का वहीं रहे, तो ये सिर्फ गरीबी की बात नहीं रह जाती, ये शाब्दिक रूप से भुखमरी की बात हो जाती है। और अगर ऐसे में सूखा पड़ जाए या ओले गिर जाए तो पूरी फसल बर्बाद। बिल्कुल, ये जीने के न्यूनतम साधनों के भी खतरे में पड़ जाने की स्थिति थी। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही प्रभावशाली चित्र का जिक्र है, जहां एक कुलीन व्यक्ति को मकड़ा और किसान को मक्खी के रूप में दिखाया गया है। अरे हाँ, वो चित्र, उसका वर्णन बहुत सशक्त है। बेचारा किसान अपनी मेहनत का अनाज, फल, पैसा सब कुछ एक टोकरी में लेकर आता है और कुर्सी पर बैठा मोटा जमींदार सब कुछ बिना एक नजर देखे या बिना कोई आभार व्यक्त किए रख लेता है। चित्र के नीचे साफ शब्दों में लिखा है, शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। क्या बात है। इस क्रूर स्थिति को लेकर उस समय के विदेशी यात्री भी बहुत हैरान थे। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने अपनी यात्रा के दौरान लिखा था कि जो लोग अपने गुलामों और सेवकों के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, वो असल में अपने ही विनाश का बीज बो रहे हैं। उनका मानना था कि जो लोग शोषितों और भूखों की कराह सुनते हुए शानदार दावतें उड़ाते हैं, उन्हें बाद में अपनी बर्बादी पर रोने का कोई हक नहीं है। तो कुल मिलाकर बारूद का एक बहुत बड़ा पहाड़ तो इकट्ठा हो चुका था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। लेकिन इतिहास बताता है कि केवल आर्थिक संकट और भूखमरी ही क्रांति लाने के लिए काफी नहीं होती। सही बात है। भूखे लोग दंगे तो कर सकते हैं, लेकिन एक पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए एक नए विजन, एक नए दृष्टिकोण की भी जरूरत होती है। जब लोग भूखे थे, तब कुछ पढ़े लिखे लोग एक नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का सपना देख रहे थे। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये विचार कहाँ से आ रहे थे। विदेशी व्यापार और रेशमी तथा ऊनी कपड़ों के उत्पादन के कारण फ्रांस में एक नया मध्यम वर्ग उभर रहा था। अच्छा। यह वर्ग तीसरे एस्टेट का ही हिस्सा था, लेकिन यह आर्थिक रूप से मजबूत और पढ़ा लिखा था। इनका साफ मानना था कि समाज में किसी की भी हैसियत या अधिकार जन्म से तय नहीं होने चाहिए, बल्कि उसकी योग्यता से तय होने चाहिए, यानी मेरिट के आधार पर। बिल्कुल। और इस नए मध्यम वर्ग को वैचारिक ताकत मिली जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे महान दार्शनिकों से। अगर हम इन दार्शनिकों के विचारों को देखें तो समझ आता है कि ये उस समय कितने क्रांतिकारी रहे होंगे। मतलब जॉन लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का पूरी तरह से खंडन कर दिया। हाँ, सदियों से लोगों को यही बताया जाता था कि राजा को भगवान ने चुना है। बिल्कुल, इसलिए राजा की बात टालना मतलब भगवान की बात टालना है।
लॉक ने इस मानसिक जंजीर को तोड़ दिया और फिर रूसो ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार सामने रखा। मतलब कि सरकार तभी तक वैध है जब तक वो जनता के हित में काम करे। और मॉन्टेस्क्यू का विचार तो और भी व्यावहारिक था। उसने सरकार के अंदर ही शक्तियों के बंटवारे की बात कही, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन, जो कि हम आज के लोकतंत्रों में देखते हैं। जी, आज हम दुनिया भर के लोकतंत्रों में जो ढांचा देखते हैं वो यही विचार है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये केवल बुद्धिजीवियों की बातें नहीं थीं। ये बातें कॉफी हाउसों में, सलूनों में और पत्र पत्रिकाओं में जोर जोर से पढ़ी और बहस की जाती थी, ताकि जो अनपढ़ जनता है वो भी इन्हें सुन और समझ सके। बिल्कुल, विचारों का ये प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था। और यही विचार वो चिंगारी बने जिसने पूरी व्यवस्था को हिला दिया। फिर 5 मई 1789 का दिन आता है। खजाना खाली था, इसलिए राजा लुईस 16वें ने नए टैक्स लगाने के प्रस्ताव को पास कराने के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। इस बैठक की व्यवस्था पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपने आप में फ्रांस के क्रूर समाज का एक जीता जागता आईना थी। पहले और दूसरे एस्टेट के 300-300 प्रतिनिधि आमने सामने की मखमली कुर्सियों पर बैठे थे। और तीसरे एस्टेट का क्या? तीसरे एस्टेट को 600 प्रतिनिधि थे और उन्हें उन दोनों एस्टेट्स के पीछे खड़ा रखा गया। बैठने तक की इजाजत नहीं थी उन्हें। और जो असली गरीब थे, किसान, औरतों और कारीगरों को तो हॉल के अंदर जाने ही नहीं दिया गया। उनकी शिकायतें और मांगे 40,000 पत्रों के माध्यम से प्रतिनिधियों के साथ अंदर लाई गई। और बैठक शुरू होते ही विवाद खड़ा हो गया। विवाद इस बात पर था कि वोटिंग कैसे होगी। हाँ, पुराना नियम था, एक एस्टेट एक वोट। इसका सीधा सा मतलब था कि पहला और दूसरा एस्टेट यानी पादरी और कुलीन मिलकर हमेशा 2 वोट डाल देंगे, और तीसरा एस्टेट, जो फ्रांस की 96% आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा था, अपने 1 वोट के साथ हमेशा हार जाएगा। कितना अनुचित था ये। बहुत। लेकिन इस बार तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने रूसो के लोकतांत्रिक सिद्धांत को सामने रखते हुए मांग की कि एक सदस्य 1 वोट होना चाहिए। और जाहिर है राजा ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया होगा। राजा अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहता था। बिल्कुल नहीं। और इस अपमान से गुस्से में आकर तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि सभा का बहिष्कार करते हुए बाहर चले गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 20 जून को वे वर्साई के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। एक टेनिस कोर्ट में? हाँ, उन्होंने खुद को पूरे राष्ट्र की नेशनल असेंबली घोषित कर दी और एक ऐतिहासिक शपथ ली कि जब तक वे राजा की शक्तियों को कम करने वाला एक नया संविधान नहीं बना लेते, वे वहां से बिल्कुल नहीं हटेंगे। ये एक बहुत ही असाधारण क्षण था। ये वो बिंदु था जहां विचार और दर्शन सीधे तौर पर एक राजनीतिक विद्रोह में बदल गए। और एक और दिलचस्प बात देखिए, इस नेशनल असेंबली का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? ये कोई गरीब किसान नहीं थे। इसका नेतृत्व कर रहा था मिराबियो, जो खुद एक बहुत ही रसूखदार कुलीन परिवार में पैदा हुआ था। और उसके साथ था आबेसिये, जो पेशे से एक पादरी था और जिसने तीसरा एस्टेट क्या है नाम की एक बेहद प्रभावशाली पुस्तिका लिखी थी। अरे वाह, ये बात सच में हैरान करने वाली है कि तीसरे एस्टेट का नेतृत्व वो लोग कर रहे थे जो खुद कुलीन और पादरी वर्ग से थे। यानी सिस्टम के बिल्कुल अंदर बैठे लोग ही उस विशेषाधिकार वाले सिस्टम को तोड़ने में मदद कर रहे थे। जी। हमारे स्रोत में जॉर्जेस दांतन का भी एक जिक्र है। वो एक बहुत ही मार्मिक पत्र में लिखता है कि कैसे अच्छी खासी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ना तो वो जन्म से कुलीन था और ना ही उसका कोई बड़ा संरक्षक था। व्यवस्था ने उसे पढ़ा लिखा तो दिया, उसे योग्य तो बना दिया, लेकिन उसकी प्रतिभा के इस्तेमाल के लिए सारे दरवाजे बंद रखे। मैं कहूंगा कि दांतन जैसे हजारों युवाओं की यही हताशा और कुंठा उस समय पूरे फ्रांस में गूंज रही थी। योग्यता होने के बावजूद जन्म के आधार पर रोके जाने का दर्द बहुत गहरा था। बिल्कुल। और एक तरफ ये पढ़े लिखे प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में बैठकर एक नया संविधान लिख रहे थे, कागजों पर एक नए समाज का ताना बाना बुन रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर आम जनता का धैर्य पूरी तरह से जवाब दे रहा था। हाँ, क्योंकि उस साल कड़ाके की ठंड पड़ी थी, फसलें बुरी तरह बर्बाद हो गई थी। और बेकरी के मालिक इस विकट स्थिति का फायदा उठाकर पाव रोटी की भारी जमाखोरी कर रहे थे। भूख किसी भी सिद्धांत या संविधान का इंतजार नहीं करती।
घंटों लाइन में लगने के बाद भी जब रोटी नहीं मिली तो औरतों की गुस्साई भीड़ ने बेकरी की दुकानों पर सीधे धावा बोल दिया। स्थिति बेकाबू होते देख राजा घबरा गया और उसने अपनी सेना को पेरिस में घुसने का आदेश दे दिया। और यही वो बिंदु था जब सदियों से सुलग रहा ज्वालामुखी भयानक आवाज के साथ फट पड़ा। तारीख थी 14 जुलाई 1789। खौफ, भूख और भयानक गुस्से के माहौल में करीब 7,000 पुरुष और महिलाएं टाउन हॉल के सामने जमा हो गए। उन्हें सेना से लड़ने के लिए हथियारों की तलाश थी। और इसी तलाश में इस जन सैलाब ने बास्तील किले की जेल पर हमला कर दिया। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो बास्तील कोई साधारण जेल नहीं थी। वो राजा की निरंकुश और असीमित सत्ता का जीता जागता प्रतीक थी। राजा बिना किसी मुकदमे के किसी को भी उस किले की कालकोठरी में डाल सकता था। इसलिए आम जनता के दिलों में इस किले के लिए गहरी और पुरानी नफरत थी। उस भीड़ का गुस्सा इतना भयानक था कि उन्होंने किले के कमांडर को मार गिराया, वहां बंद 7 कैदियों को आजाद कर दिया और फिर उन्होंने पूरे के पूरे विशालकाय पत्थर के किले को हाथों से, कुदालों से ढा दिया। बिल्कुल जमींदोज कर दिया। हाँ, उस किले की ईंटें तक बाजार में उन लोगों को बेच दी गई जो इस निरंकुशता के ध्वंस को एक स्मृति चिन्ह के रूप में अपने पास रखना चाहते थे। ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि लोगों के अंदर कितना क्रोध भरा होगा कि उन्होंने एक अभेद्य किले को ईंट दर ईंट नोच डाला। यह सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, ये आम इंसान के मन से राजा के खौफ का हमेशा के लिए मिट जाना था। और ये आग सिर्फ पेरिस शहर तक सीमित नहीं रही, बहुत जल्द ये गांव में भी फैल गई। गांव में क्या हुआ? गांव में ये अफवाह फैल गई कि जमींदारों ने किसानों की पकी हुई फसलें बर्बाद करने के लिए लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं। इसे इतिहास में महाभय या ग्रेट फियर का नाम दिया गया। इस डर और आतंक के मारे किसानों ने अपनी कुदालों और हंसियों से ग्रामीण किलों, जिन्हें शातो कहा जाता था, उन पर हमला कर दिया। अन्न भंडार लूट लिए गए। लेकिन उससे भी बड़ा काम जो उन्होंने किया वो ये था कि उन्होंने लगान के वो सारे दस्तावेज जला दिए। और दस्तावेज जलाना कोई साधारण बात नहीं थी। ये दस्तावेज ही तो सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडल सिस्टम की आत्मा थे। अच्छा? उन्हीं कागजों पर लिखा था कि कौन सा किसान किस जमीन से बंधा है और उसे जमींदार को कितना मुफ्त काम या लगान देना है। कागज जलने का मतलब था उस गुलामी के सबूत का मिट जाना। समझ गई। इस दो तरफा दबाव मतलब सड़कों पर पेरिस की हिंसक भीड़ और गांव में किसानों के हथियारबंद विद्रोह ने आखिरकार राजा को झुकने पर मजबूर कर दिया। 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने सामंती व्यवस्था, करों और विशेषाधिकारों के अंत का आधिकारिक आदेश पारित कर दिया। बहुत बड़ा कदम था ये। बिल्कुल। पादरियों को अपने विशेषाधिकार छोड़ने पड़े और टाइट जैसा जालिम धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। और क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस एक फैसले से नई सरकार के हाथ कितनी संपत्ति आई? पूरे 20 अरब लिब्रे, चर्च के कब्जे वाली जमीनें जब्त कर ली गईं। रातों रात सदियों पुरानी एक कठोर व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इसके बाद 1791 में फ्रांस आधिकारिक तौर पर एक संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मतलब राजा की ताकत कम हो गई। जी, राजा अब निरंकुश नहीं रहा। उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया और उन्हें मॉन्टेस्क्यू के विचार के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया। सबसे अहम बात, एक पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसने जीने के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी बराबरी को नैसर्गिक या जन्मसिद्ध अधिकार माना। यहाँ आकर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जब हम संविधान के पन्ने पलटते हैं तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। उन्होंने नैसर्गिक अधिकारों, आज़ादी और समानता की इतनी बड़ी बड़ी और मीठी बातें की, लेकिन जब बात वोट देने की आई तो क्या वास्तव में सब बराबर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने नागरिकों को 2 हिस्सों में बांट दिया, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। केवल 25 वर्ष से अधिक उम्र के वे पुरुष जो राज्यों को कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे, केवल उन्हें ही वोट देने का अधिकार मिला, जो कि सक्रिय नागरिक कहलाए। हाँ, ये तो ऐसा हुआ जैसे स्वतंत्रता और समानता के नाम पर एक वीआईपी क्लब बना दिया गया हो, जहां सिर्फ और सिर्फ टैक्स चुकाने वाले अमीर लोग ही एंट्री ले सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और हमें इसके पीछे के तंत्र को समझना होगा। देखिए, नेशनल असेंबली में जो लोग बैठे थे वे गरीब किसान या मजदूर नहीं थे। वे मध्यम वर्ग के लोग थे, वकील, व्यापारी और कारखाने के मालिक। तो उनके अपने हित जुड़े थे। बिल्कुल।
वो चाहते थे कि उन्हें कुलीनों के बराबर का सम्मान मिले, लेकिन वे कतई नहीं चाहते थे कि जो मजदूर उनके कारखानों में काम करते हैं वो भी राजनीतिक रूप से उनके बराबर आकर खड़े हो जाएं। अच्छा। वे संपत्ति वाले लोग थे और उन्हें बिना संपत्ति वाली अनपढ़ भीड़ से डर लगता था। इसलिए उन्होंने बाकी सभी गरीब पुरुषों, सभी महिलाओं और बच्चों को वोट के अधिकार से पूरी तरह बाहर रखा। वे निष्क्रिय नागरिक कहलाए। ये तो सरासर धोखा था, और उस समय भी इस पर तीखे सवाल उठे थे। हमारे स्रोतों में क्रांतिकारी पत्रकार जॉन पॉल मरा का जिक्र है। उन्होंने अपने अखबार में साफ साफ लिखा था कि नेशनल असेंबली ने सत्ता कुलीनों से छीनकर सिर्फ अमीरों के हाथ में सौंप दी है। जी। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि जब तक व्यवस्था का आधार केवल पैसा रहेगा, तब तक गरीब और शोषित कभी शांत नहीं बैठेंगे। मर्रा साहब की ये चेतावनी बिल्कुल सटीक थी। ये समझना भी जरूरी है कि उस समय ज्यादातर जनता अनपढ़ थी, तो उन्हें इन नए अधिकारों और संविधान के बारे में कैसे बताया गया? कैसे बताया गया? इसके लिए दृश्यात्मक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। जैसे टूटी हुई जंजीर आजादी का प्रतीक थी। छड़ों का गट्ठर ये बताता था कि अकेली छड़ को तोड़ा जा सकता है, लेकिन गट्ठर को नहीं, यानी एकता में बल है। एक त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती एक आंख ज्ञान का प्रतीक थी, जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर रही थी। और लाल फ्राइजियन टोपी उस आजादी का प्रतीक थी जो दासों को आजाद होने पर मिलती थी। ये सारे प्रतीक दिखने में बहुत शक्तिशाली और कलात्मक थे, लेकिन जैसा कि जॉन पॉल मरा ने चेतावनी दी थी, समाज के अंदर का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। राजा लुई 16वें ने मजबूर होकर संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर पड़ोसी देश प्रशा के राजा के साथ गुप्त बातचीत कर रहा था ताकि अपनी सत्ता वापस पा सके। पड़ोसी देशों के राजा भी इस पूरी घटना से बहुत डरे हुए थे। जाहिर है उन्हें भी डर लग रहा होगा अपनी गद्दी का। बिल्कुल। उन्हें साफ दिख रहा था कि अगर फ्रांस के राजा की ये दुर्दशा हो सकती है, तो ये क्रांति की आग बहुत जल्द उनके अपने देशों में भी फैल सकती है। वे फ्रांस पर हमला करके पुरानी व्यवस्था बहाल करने की योजना बना रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वे हमला करते, अप्रैल 1792 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने खुद आगे बढ़कर प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ये तो एक तरह का प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक था, और इस युद्ध के लिए हजारों स्वयंसेवक उत्साह के साथ सेना में शामिल होने लगे। वे इसे राजाओं और कुलीनों के खिलाफ आम जनता के युद्ध के रूप में देख रहे थे। हाँ, एक देशभक्ति की लहर दौड़ गई थी। वे देशभक्ति के तराने गाते हुए पेरिस की तरफ बढ़े। उनमें से एक गीत था मार्से, जिसे एक कवि रॉजर दी लाइल ने लिखा था। ये गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि आज यही गीत फ्रांस का राष्ट्रगान है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी, युद्ध कभी मुफ्त में नहीं लड़े जाते। युद्ध ने फ्रांस के आर्थिक संकट को एक बार फिर से बहुत गहरा कर दिया। महंगाई और बढ़ गई, और यहीं से राजनीतिक क्लबों का उदय तेजी से होता है। राजनीतिक क्लब? जी। जो लोग निष्क्रिय नागरिक थे, जिन्हें वोट का अधिकार नहीं मिला था, वे इकट्ठा होकर सरकारी नीतियों पर बहस करने लगे। इनमें सबसे सफल और ताकतवर था जैकोबिन क्लब। और अगर हम देखें कि इस क्लब में कौन लोग थे, तो ये समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले और दिहाड़ी मजदूर। इनका नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिनों ने खुद को अमीर मध्यम वर्ग और कुलीनों से अलग दिखाने के लिए एक नया तरीका अपनाया। वो लंबी धारीदार पतलून पहनते थे। उस समय के कुलीन लोग घुटने तक के कपड़े पहनते थे। अच्छा, तो ये कपड़ों से एक स्टेटमेंट दे रहे थे। बिल्कुल। लंबी पतलून पहनना कुलीनों की फैशन और उनकी सत्ता की समाप्ति का एक बहुत बड़ा राजनीतिक ऐलान था। इसलिए जैकोबिनों को सॉन्ग कुलौत कहा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना घुटनों वाले। खाने की भारी कमी और बढ़ती महंगाई से गुस्साए इन जैकोबिनों और पेरिस की भीड़ ने आखिरकार 10 अगस्त 1792 को ट्यूलेरी के महल पर हिंसक धावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला गया और खुद राजा को बंदी बना लिया गया। इसके बाद जो हुआ, उसने फ्रांस की पूरी राजनीतिक दिशा बदल दी। नए चुनाव हुए और इस बार संपत्ति की शर्त हटा दी गई। मतलब सबको वोटिंग राइट्स मिल गए। 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, वोट देने का अधिकार मिल गया। और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस से राजतंत्र का पूरी तरह से अंत कर दिया गया और उसे गणतंत्र यानी रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। सही कहा। गणतंत्र तो बन गया, राजा की सत्ता खत्म हो गई, लेकिन स्रोत सामग्री हमें दिखाती है कि क्रांति का अगला चरण कितना जटिल, रक्तरंजित और वैचारिक रूप से उलझा हुआ था। हाँ। क्रांति अब अपने ही लोगों को खाने लगी थी।
हमारे पास दो बिल्कुल अलग-अलग और विपरीत नजरिए हैं जो ये दिखाते हैं कि आजादी की कीमत क्या होती है। एक तरफ जैकोबिन नेता रोबेस्पियर का भाषण है। रोबेस्पियर का तर्क बहुत सख्त था। वो क्या कह रहे थे? के अनुसार शांति के समय सरकार का आधार गुण होना चाहिए, लेकिन क्रांति के समय उसका आधार आतंक होना चाहिए। एक सख्त, त्वरित और अनम्य न्याय। ये एक बहुत ही उग्र नजरिया था और स्रोतों में हमें दूसरी तरफ उसी क्रांति के एक और अहम पत्रकार ओकुन दे स्मॉलेंस का दृष्टिकोण मिलता है। उन्होंने रॉबेस्पियर के इस हिंसक तरीके पर सीधा सवाल उठाया। डिस्मॉलेंस ने लिखा कि स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लोगों के सिर काटकर हासिल की जाए। स्वतंत्रता का मतलब शांति, समानता और न्याय है। बिल्कुल सही बात है। उनका तीखा सवाल था कि क्या आप अपने हर दुश्मन का सर काटकर एक सुरक्षित समाज बना सकते हैं? उनका स्पष्ट मानना था कि इस तरह का हिंसक रवैया सिर्फ और नए दुश्मन पैदा करेगा। स्रोतों में ये एक बहुत ही जटिल वैचारिक टकराव है कि राज्य की सुरक्षा के लिए हिंसा कहाँ तक न्यायसंगत है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस इन दो विपरीत विचारों को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने एक बहुत लंबी और जटिल यात्रा तय की है। हमने देखा कि कैसे फ्रांस के एक दिवालिया खजाने और महज एक पाव रोटी की बढ़ती कीमतों ने एक ऐसा विस्फोटक माहौल बनाया जहां सदियों पुरानी अटूट मानी जाने वाली सत्ता भी टिक नहीं पाई। जी। टेनिस कोर्ट के उस एक दृढ़ संकल्प से, बास्तील के ढहने की खौफनाक आवाजों और फिर जैकोबिन क्लब की उग्र राजनीति तक, इस पूरी प्रक्रिया ने न सिर्फ फ्रांस का बल्कि सच कहे तो पूरी आधुनिक दुनिया का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरा मानना है कि ये पूरा घटनाक्रम ये स्पष्ट करता है कि जब राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं समाज के सबसे निचले तबके के दर्द के प्रति अंधी और बहरी हो जाती हैं, तो उसके बाद आने वाला बदलाव किस हद तक हिंसक, अप्रत्याशित और अनियंत्रित हो सकता है। जाने से पहले सुनने वालों के लिए ये एक विचार करने वाली बात है। आज जिन भी ऐतिहासिक स्रोतों पर हमने चर्चा की, वे दिखाते हैं कि कैसे समाज ने एक अत्याचारी राजतंत्र को उखाड़कर एक बिल्कुल नई राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया। हाँ? अधिकारों के घोषणा पत्र लिखे गए, नए संविधान बने। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई नया संविधान बन जाए, नई सरकार आ जाए, लेकिन एक आम इंसान की थाली में रोटी ना आए, तो क्या कोई भी राजनीतिक ढांचा वास्तव में स्थिर रह सकता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या किसी भी समाज में सच्ची आजादी की शुरुआत सबसे पहले पेट भरे होने से होती है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस विस्तृत और गहराई भरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद अगली बार जब भी किसी बेकरी के पास से गुजरते हुए उस ताज़ी पाव रोटी की मीठी खुशबू आए, तो ये बात जहन में आनी चाहिए कि इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियां कभी-कभी बस वहीं से शुरू होती हैं। शुक्रिया।